इसे आवाज कैसे आएगी? तो आवाज नहीं आएगी, फिर आवाज नहीं आएगी। छोड़ो इसको है। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आज की पत्रकार जो 3 तारीख से विभिन्न विधानसभाओं में चल रही है, ऐसी 200 विधानसभाओं ये यात्रा हम लोग ले जा रहे हैं। अब तक ये यात्रा 45,254 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब जो शायद आज तक के इतिहास में इतना पहले कोई रथ यात्रा नहीं चली। और इसके द्वारा जो हम छोटी छोटी चौपालें, नुक्कड़ सभाएं और सभाएं कर रहे हैं, वैसी संख्या 6,114 है। और इसमें जो हम पत्रक बांट रहे हैं, लाखों पत्रक हम लोग बांट चुके हैं और भी लगातार क्रम जारी है। और इसके साथ जो सुझाव और समस्या के पत्रक हैं, वे भी हमारे पास 84,000 आ चुके हैं। मुझे लगता है ये लगभग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और इस प्रकार का जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, मैं समझता हूँ जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, और उसमें जिस प्रकार से शासन चल रहा है, उसमें जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर के ये हमने प्रारंभ की है। इसमें प्रत्येक जन, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी उससे परेशान हैं। वे शायद बहुत जल्दी इसमें से निजात पाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जो आज विशेष रूप से मैं विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ, युवाओं के बीच में रह रहा हूँ, तो युवाओं में जिस प्रकार से ये आक्रोश सामने आया है, उससे हमारी शिक्षा में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार की अराजकता है, वह पिछले 4 सालों के अंदर इसका बहुत ही बुरा हाल है। जब हम लोग, शिक्षा विभाग मेरे पास था, तब राजस्थान 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर हम पूरे देश भर में आ गए थे। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा का पूरी तरह बंटाढार कर दिया। न इससे विद्यार्थी प्रसन्न है, अभिभावक परेशान है और साथ में शिक्षक भी उससे परेशान है, जिसके कारण से आज चारों ओर अराजकता का वातावरण है। यदि मैं सबसे पहले उच्च शिक्षा की बात करूं, जिससे सीधा सीधा जवान और मतदाता जुड़ा हुआ है, तो आज संपूर्ण ढांचा चरमरा हुआ लगता है। लगभग 50% पद आज उच्च शिक्षा में कॉलेजों के अंदर खाली हैं। यहाँ तक 490 महाविद्यालय। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि केवल उसमें से अधिकांश प्राचार्य, लगभग 30 कॉलेजों में केवल स्थायी प्राचार्य हैं। यानी 460 महाविद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्थायी प्राचार्य नहीं है। ये विधानसभा में भी मैंने मुद्दा उठाया था। उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अगले साल जुलाई से सब लग जाएंगे। आज उसको भी 2 साल हो गए। उसका जो मूल कारण है वह है राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो वो योग्यता में नहीं आ रहे हैं, उसमें इस प्रकार की राजनीति चल रही है जिसमें कॉलेजों और युवाओं के साथ पूरी तरह अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय में हमको बिना प्राचार्य के तो इमेजिन कर सकते हैं कि कॉलेज कैसे चल रहा होगा। 50% पद खाली हैं और यहाँ तक कि जो लाइब्रेरियन है, केवल 27 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन है। और इससे बुरी हालत इससे शारीरिक शिक्षकों की है। केवल 28 कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक हैं। यह 90% में लेखाकार नहीं है। और इन्होंने किसी तरह से प्राचार्य, लेक्चरर्स भरने की कोई की नहीं। 2 साल से डीपीसी नहीं हो रही है। और इसमें यदि मैं कहूँ कि ये बड़ी घोषणाएं तो कर रहे हैं कि 918 हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य के पद हम भरने जा रहे हैं। वह आरपीएससी को हमारी सरकार के द्वारा भेजी गई अर्चना है। इन्होंने एक भी अर्चना अपने 4 साल के अंदर
इसकी नींव भेजी है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। गुणवत्ता की यदि चर्चा करूंगा तो गुणवत्ता में 490 में से केवल 69 महाविद्यालय ऐसे हैं जो नेक से प्रत्यायित हैं, और इस नेक के लिए जबकि कंपलसरी है कि 2022 तक सारे महाविद्यालयों का नेक की ग्रेडिंग होनी है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुई। 22 चल रहा है जो शायद समाप्त भी होने वाला है। इस समाप्ति तक मुझे लगता नहीं कि कोई महाविद्यालय और जुड़ पाएगा। इस प्रकार से आज गुणवत्ता में भी हालत खराब है। यदि मैं विश्वविद्यालयों की चर्चा करूं तो विश्वविद्यालयों में इस पर आज जो स्थिति है, लगभग जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनमें भी लगभग आधे पद, टोटल 2200 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 1200 पद खाली पड़े। और मैं अजमेर विश्वविद्यालय की जो बात करूं उसमें 48 पद स्वीकृत हैं और 32 रिक्त हैं। इस प्रकार की एक दयनीय स्थिति उससे प्राध्यापकों और अध्यापकों से रुकी हुई है। और यदि पदों की और बात करूं थोड़ी सी विस्तार से, इन्होंने नए नए महाविद्यालय खोलने की बहुत वाहवाही लूटी कि हमने इतने महाविद्यालय खोले, लेकिन वे महाविद्यालय सोसाइटी के आधार पर खोजें, वो सोसाइटी के द्वारा संचालित होंगे और सोसाइटी के द्वारा 166 महाविद्यालय सामान्य के और 29 एग्रीकल्चर के महाविद्यालय जिनमें 1148 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी पद इस समय भरा हुआ नहीं है। टीचिंग में, नॉन टीचिंग में भी 2324 पद इन्होंने स्वीकृत तो किए, लेकिन एक भी पद आज भरा हुआ नहीं है। तो नए खुले हुए महाविद्यालयों की भी हालत ये है। अपने सबकी जानकारी है कि साधारणतया स्टूडेंट और टीचर का रेशो 30:1 होता है, लेकिन इस समय 100:1 है, यानी इस 100 विद्यार्थियों पर केवल एक ही प्राध्यापक लगा हुआ है, जिसके आधार पर हम शिक्षा की गुणवत्ता चर्चा कर सकते हैं। हमने एक व्यवस्था की थी कि जहाँ कम अध्यापक हैं वहाँ थोड़ा सा भरे, लेकिन सरकार में सारी अव्यवस्था फैली हुई है, जिसमें सारे अध्यापक जितने भी राजनेता हैं वह अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जा रहे हैं। आज जहाँ पर उपखंडों इत्यादि में महाविद्यालय हैं वहाँ एक भी पद इस समय लेक्चरर्स नहीं है और जीरो के साथ ये लोग चल रहे हैं। और यदि उच्च शिक्षा की मैं बात आगे करूँ तो आपको विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, आपको ध्यान होगा कि गुरुकुल विश्वविद्यालय विधानसभा के अंदर इस सरकार ने पारित कराया था, लेकिन जब वास्तविकता आई तो उसके बाद जब हमने अध्यक्ष से बात की मजबूरन होकर के उस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की, वापस ये लोग कानून विधेयक लाए। और आज उसके बाद अभी 3 और विश्वविद्यालय, जिसमें सौरभ विश्वविद्यालय है, व्यास विश्वविद्यालय है और ड्यून्स विश्वविद्यालय, तीनों को गवर्नर ने वापस भेजा है। और इस आधार पर भेजा है कि उसके अंदर काफ़ी गड़बड़े हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के पास एक के पास तो ज़मीन ही नहीं है और कईयों ने पट्टा नहीं लिया, कोर्सेज का पता नहीं, यानी केवल एक जो ये कमेटी बनाते हैं वह कमेटी किस प्रकार से ऊपर तक उसके तार जुड़े हुए हैं, लेन देन का मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। उसके आधार पर अमरीक सिंह का तो हमने विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया था। इन तीनों विश्वविद्यालयों की कमेटी बनी, उस आधार पर केवल इन्होंने विधेयक पारित किया और उससे बिल्कुल हालत हुई है। और उच्च शिक्षा की यदि एक बात और आपके सामने कहूँ कि जिस प्रकार से फीस की लूट हो रही है, नर्सिंग के आपको महाविद्यालयों की जानकारी है कि उसकी फीस केवल 85 हज़ार है और 3.2 लाख लूटी जा रही है। और ये सारी जानकारी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को है, लेकिन फिर भी इनकी नेग्लिजेंसी के कारण या मिली भगत के कारण ये प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस खुलेआम लूटने मचाए रखे हैं। और आज सरकारी कॉलेजों में तो स्थिति ये बनी कि लगातार 15,000 आज जो विद्यार्थियों का ये स्थित जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं। यही हाल मेडिकल कॉलेजों का है। हमने मेडिकल कॉलेज तो केंद्र सरकार ने इनके सहयोग से राज्य सरकार ने खोले, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या है, 1170 पद खाली पड़े हैं। और जब कभी एमसीए की टीम आती है तो एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में भेज देते हैं और उसके तुरंत बाद उनको वापस अपनी जगह भेज देते हैं, अर्थात उनके हाल बहुत बेहाल होते हैं। इस प्रकार की आज स्थिति उच्च शिक्षा की बनी हुई है। मैं इसी साथ स्कूल शिक्षा का भी जिक्र करूं तो स्कूल शिक्षा का तो इससे भी
बुरा हाल है। शिक्षकों का लगभग 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और इन्होंने हमारे समय जो स्टाफ पैटर्न हमने लागू किया था कि जहाँ जितने विद्यार्थी होंगे उतने अध्यापक होंगे, इन्होंने सारी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। अब तो धज्जियाँ ये उड़ी कि सारे जो इनके विधायक हैं मेरे यहाँ पढ़ा जाए। अभी हाल ही में 28 और 29 और 30 नवंबर को 2 राज्य आदेश जारी हुए हैं। जो शिक्षा राज्य मंत्री जायदा है, इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर 20 प्रिंसिपल और 86 व्याख्याता केवल अपनी विधानसभा के अंदर लेकर के गई, यानी बाकी सब जगह खाली है तो कोई दिक्कत पड़े हैं, यानी किसी को कोई चिंता नहीं कि सारे महाविद्यालयों में हम अध्यापक दें, विद्यालयों में अध्यापक दें, इसकी किसी प्रकार की कोई चिंता उनको नहीं है। बीच में एक विद्या संबल योजना इन्होंने लागू की, बड़ी वाहवाही लूटने के लिए खूब इश्तिहार किए और उन्होंने बेरोजगारों को कहा कि आप वहाँ पे स्कूल के अंदर ऑनलाइन आप भरो। 93,000 पदों की इन्होंने घोषणा की, लेकिन उसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया और आज स्थिति ये बनी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस महीने हो रही हैं और 4 महीने बाद वार्षिक परीक्षा होगी। बिना अध्यापकों के मेरे बच्चों की परीक्षा कैसे देंगे, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। और यहाँ तक के जो स्टाफिंग पैटर्न है उसमें भी हालत पूरी की। 12,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अनिवार्य विषयों के पद ही इन्होंने स्वीकृत नहीं किए हैं। बिना हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की कैसे वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ेगा, इसकी इनको कोई चिंता नहीं। दूसरी वाहवाही ये लूट रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम के अपने स्कूल 1662 खोले हैं। अरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इन्होंने खोले नहीं है, हिंदी मीडियम के स्कूल बंद किए हैं। उनके केवल बोर्ड एक लगा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल और वो अंग्रेजी हो गए, न तो वहाँ अध्यापकों की कोई व्यवस्था है। यहाँ तक मिड सेशन अभी लगभग 500 स्कूल तो भी नवंबर में इन्होंने इंग्लिश मीडियम के घोषणा की है, तो नवंबर तक तो बालक हिंदी में पढ़ेगा और दिसंबर से उसको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओगे। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? मेरे बच्चों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? इसके कारण भी पूरी तरह, यहाँ तक कि कई जगह आपने हिंदी मीडियम बंद तो किए, इंग्लिश मीडियम आपने लेबल लगा दिया, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी किसी प्रकार की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बच्चे दर दर भटक रहे हैं और स्कूल में कमरे नहीं हैं, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना मैं समझता हूँ कि यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। घोषणा तो की इंग्लिश मीडियम के 10,000 अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन अब तक एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन साथ में स्कूल के इन्होंने जिस प्रकार की अव्यवस्था की है, आपको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार थी, हमने गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8 तक अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरू की और वह अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के तहत हम 6 दिन बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाते थे। इन्होंने 3.5 साल 4 साल तक उस पर कुंडली मार के बैठे। उसके बाद योजना लागू की तो शायद इनको अन्नपूर्णा से शायद द्वेष है। देवी देवताओं से तो वैसे ही सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसकी जगह नए नाम से शुरू किया, वह भी केवल सप्ताह में 2 दिन, मतलब 4 दिन बच्चे को नहीं देंगे, 4 दिन तो कुपोषित होता रहे और 2 दिन उसको केवल दूध दे करके एक सस्ती वाहवाही या जो नाराजगी है उसको कम करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। और वो भी किस प्रकार की अव्यवस्था है, कई जगह तो दूध के डिब्बे भिजवाए गए और दूध के डिब्बों में चूहे जो है कुतर गए। और यहाँ तक अभी अव्यवस्था में हनुमानगढ़ के अपन ने पढ़ाई है कि 27 बच्चों की तबीयत खराब हुई, यानी उसमें किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं कि कैसे हो। अपन आए कंप्यूटर शिक्षा पे, कंप्यूटर शिक्षा की बड़ी घोषणा की कि हम कंप्यूटर के शिक्षक भी भर्ती करेंगे। हमारे समय हमने लैब स्थापित की थी, उन लैब में एक एक पे लगभग 1,15,000 रुपये खर्च हुए और आज 4,000 स्कूलों में उस पर कबाड़ में कंप्यूटर पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। इस तरह से 50 करोड़ रुपए का कबाड़ा इस सरकार ने किया है। स्कूलों की दुर्दशा तो जब अध्यापकों से बात करता हूँ तो अध्यापकों को पहले हमारे समय हमने एक कंपोजिट ग्रांट शुरू की थी और उस कंपोजिट ग्रांट में तय किया था कि जहाँ बच्चे 1 से 30 होंगे वहाँ हम 10,000 रुपये देंगे, जहाँ पे 31 से 100 होंगे वहाँ 25,000 देंगे, जहाँ 101 से
250 तक के होंगे वहाँ 50,000 देंगे, 251 से 1,000 तक होंगे तो 75,000 देंगे, जहाँ पे बच्चे 1,000 से ज़्यादा होंगे 1 लाख रुपए की स्कूल फैसिलिटी ग्रांट हमने शुरू की थी। लेकिन आज स्कूलों में वह ग्रांट पहुँच नहीं रही है। बेचारे प्रधानाध्यापक को, अध्यापक को अपनी जेब से चौक और डस्टर तक लाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक बिजली के बिल कई स्कूलों के लोग, अध्यापक, वहाँ का प्रधानाचार्य भर नहीं पा रहा है। इस प्रकार की स्थिति आज स्कूलों में बनी है। इसके परिणाम स्वरूप ये घोषणा करें कि हमारा नामांकन बढ़ा है। 6,11,000 नामांकन इस वर्ष कम हुआ है। यानी विद्यार्थी स्कूल में काहे के लिए, वहाँ स्कूल में उसे अध्यापक नहीं मिलता, उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, उसे कंप्यूटर पढ़ाना नहीं मिलता, तो इस प्रकार वहाँ से कम होता गया। और प्रतिवर्ष घोषणा तो करते हैं कम 10% विद्यार्थी बढ़ाएंगे, उसकी जगह 6 लाख कम हुए हैं। और यहाँ तक कि एक आपको ध्यान होगा कि जब हमारे समय हमने 22,000 स्कूल आसपास के स्कूलों में मर्ज किए थे, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे। इन्होंने हमारी विधानसभा के अंदर खूब मजाक उड़ाई थी और घोषणा की थी इसी डोटासरा ने, जो बाद में शिक्षा मंत्री बने, कि 22,000 हम सरकार बनते ही हम स्कूल शुरू कर देंगे। उसमें से कितने शुरू किए? मुश्किल से गिनती के स्कूल शुरू कर पाए। और स्थिति अब ये बनी कि वर्तमान में 10,315 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां 25 से भी कम बच्चे हैं, जिसको ये सरकार भी बंद करने का विचार कर रही है। यानी उस समय तो आप जो कहते हो कथनी और करनी में कितना अंतर है। अरे बच्चे नहीं है, आप स्कूल खोले जा रहे हो, जिसके कारण से केवल अपने चाटुकारों का उनके वहां पे नियुक्ति दे दो, अपॉइंटमेंट कर दो, पोस्टिंग दे दो, और बाद में भले ही जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहां पे अध्यापक है ही नहीं। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में तो वास्तव में स्कूलों की दयनीय है। यानी अध्यापक है ही नहीं, जहाँ विद्यार्थी है वहाँ अध्यापक नहीं है, और जहाँ अध्यापक है वहाँ विद्यार्थी नहीं है। इस प्रकार की अव्यवस्था इन्होंने फैला रखी है। एक मुद्दा और आपके सामने विस्तार से रखूंगा कि हमारे समय हमने ट्रांसफर पॉलिसी लगभग तैयार कर ली थी। सरकार जाने का हम उसको लागू नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने भी आते विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि हम शीघ्र इसी साल ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, लेकिन वह आज तक नहीं ला पाए। परिणाम स्वरूप आज अध्यापकों के जो ट्रांसफर हुए इस बार बिना किसी गाइडलाइन के हुए, और किस प्रकार के लूट खसोट हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। केवल इतना जरूर कहूँगा कि 3rd ग्रेड के 85,000 अध्यापकों के आवेदन इस सरकार के पास पड़े। 3rd ग्रेड का एक भी ट्रांसफर इन्होंने पूरे 4 साल के अंदर नहीं किया है। वे परेशान हैं, वे निमंत्रण पत्र जो शादी के बाद बांटते फिर रहे हैं कि हम आंदोलन के लिए आप सम्मिलित होइए। इस प्रकार की स्थिति बनी। और दूसरी वाहवाही इन्होंने लूटी कि हम बच्चों को निःशुल्क ड्रेस देंगे। ड्रेस आते ही डोटासरा जी ने, मुझे ध्यान है कि विधानसभा के अंदर जब शिक्षा मंत्री बन गया, पहले वक्तव्य दिया था कि जो बीजेपी की सरकार ने ड्रेस बनाई है उसे हम बदल देंगे। भाई 20 साल के बाद हमने बदली थी, बदलने का कोई औचित्य भी नहीं था, लेकिन आपने घोषणा की तो आप बदलो, लेकिन 4 साल तक उसको बदलने में लगाए। और बदलने के बाद आपने कक्षा 1 से लेकर 8 तक जिस प्रकार की सिलाई के 2 ड्रेसों के 200 रुपए दिए, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप टेलर को मैनेज कर लो। यानी जिस प्रकार आप अपने विधायकों को मैनेज करते हो, वह लोगों को, बच्चों को भी कह रहे हो कि आप लोग मैनेज करो। यानी इस प्रकार का एक मुख्यमंत्री को कहना मुझे लगता है कि बहुत ही एक शोचनीय बात है, चिंतनीय बात है। और इस प्रकार की ड्रेस भी कब दे रहे हैं? नवंबर में तो आप कपड़ा दे रहे हो, ये विद्यार्थी कब सिलवा के लाएगा? अगले साल नए सेशन में लाएगा। तब तक इनकी सरकार भी रहेगी कि नहीं रहेगी, तब तो पता नहीं दूसरी ड्रेस रहेगी कि ये इस ड्रेस का क्या होगा, कोई नहीं जानता। यानी इस प्रकार के तुगड़ुकी निर्णय जो इस सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूँ उससे आज शिक्षा क्षेत्र का सारा दृश्य बदला है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों में गुणवत्ता सुधार के लिए हमने प्रयत्न किया था कि हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों को लैपटॉप दिया जाए। 4 साल में एक भी बच्चे को लैपटॉप नहीं दे पाए। 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए साइकिल थी, इस बार अभी तक इस सत्र के बच्चों को ये साइकिल भी नहीं दे पाए हैं। शिक्षक हमेशा उत्साह से काम करता है, उसकी डीपीसी होनी चाहिए थी। हमने प्रतिवर्ष अप्रैल में डीपीसी करना प्रारंभ किया था। इन्होंने 2 साल से किसी प्रकार का कोई प्रमोशन और डीपीसी नहीं हुई है। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी, अरे छोटे छोटे बच्चों को तो बख्शो, लेकिन उन्होंने शिक्षक दिवस पे झंडियों के नाम से 5 करोड़ रुपए
इन बच्चों से वसूल किए, जो एक शर्मनाक बात है। ये स्थिति बनी है। और ड्रेस में भी चूँकि विवेकानंद स्कूल हमने शुरू किए थे, उसके 40,000 बच्चों को इस फ्री ड्रेस का कोई प्रावधान नहीं रखा है। आज उनको वंचित रखा है। भाई उन्होंने क्या कसूर किया? क्यों उसको बीजेपी की सरकार ने खोले थे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ भी इन्होंने किसी प्रकार की कोई ड्रेस की व्यवस्था नहीं की है। और आज स्कूलों में मरम्मत के भी काम नहीं हो रहे हैं, जर्जर स्कूल हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से चूँकि काफ़ी विषय हो जाएंगे, मैं इस विषय को आगे जलमन ही बना रहा हूँ। 2 विषय और कहते हुए अपनी बात को विराम कर रहा हूँ, फिर आप उसमें से पूछें, जिनमें एक तो है आपके फीस निर्धारण, प्राइवेट स्कूलों की समस्या। प्राइवेट स्कूलों के लिए हमने एक नियम बनाए थे, उसमें हर स्कूल के अंदर फीस निर्धारण कमेटी बनेगी, जिसमें अभिभावकों के भी सदस्य होंगे, मैनेजमेंट के भी लोग होंगे। उस कमेटी की ओर तो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, न किसी प्रकार की मॉनिटरिंग की है। इसलिए प्राइवेट स्कूल भी कई जगह केवल लूट मची हुई है। अभिभावक बेचारे कहते हैं, लेकिन उन अभिभावकों की कोई सुनवाई नहीं होती। अब जिस आधार पे मैंने कहा कि त्रिपद खाली है, इसके लिए सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार रीट की परीक्षा में हुआ। रीट के साथ 7 और परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक, रीट तो मैंने भी करवाई थी, हमने भी करवाई थी, कभी उसके पेपर दोनों बार लीक नहीं हुए। लीक होने में क्लियर कट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। राजनीतिक संरक्षण के कारण ही पेपर लीक हुआ। और उसमें हाल ही में अभी आरपीएससी का जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वे उसमें नकद फंसे गए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार की स्थिति बनी है कि वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के तार हैं। मेरा तो अभी भी मानना है इस पेपर लीक में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के भी तार जुड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट आपके सामने और लगाता हूँ, क्यों पेपर जहाँ पे छपा कलकत्ता की फर्म में, वहाँ भी संबंध थे। जारोली इनका आदमी था और उसके बाद अभी तक भी जारोली से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुई, न उनको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मिली भगत चुप बड़े तार नहीं फंसे। इन्हें नीचे एसओजी को दी, एसओजी की क्या रिपोर्ट हुई, एसओजी का क्या परिणाम निकले, आज तक जनता के पास नहीं आया है। उस पर प्रारंभ में उसको ठंडा करने के लिए जरूर कुछ घोषणाएं करते गए, लेकिन आज भी रीट की परीक्षा की पूरी तरह न तो जांच हुई है, न आरोपी जेल गए। बड़े बड़े घात यहाँ पे आज भी बचे हुए हैं। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका परिणाम निकला कि उसके बाद भी होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, चाहे वन से जुड़े हुए बात वन अधिकारी का, बाकी अन्य सारे लोगों का। ये 8 पेपर और लीक हुए हैं। इस प्रकार के लीक की जो परिस्थिति है वह आज आपके सामने है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा पे आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आते ही उनके 2 वक्तव्य थे। एक तो वक्तव्य था, यह प्रदेश महाराणा प्रताप का है। क्यों भैया, तुम्हारी सरकार से तो पूछो, वो इसको मानते कि नहीं मानते? वर्षों तक ये अकबर महान पढ़ाते रहे, प्रताप को महान बनाया नहीं। हमने प्रताप को महान की रखा, तो उसके भी जो पाठों में इन्होंने कटौती की। यह केवल अब यहाँ कहते हुए केवल घोषणा करने से नहीं होता। जरा अपने डोटासरा जो उनके पास है, प्रदेश अध्यक्ष में बैठे हैं, जरा उनसे पूछो कि राजस्थान में तुमने किस प्रकार से प्रताप ने क्या किया, तो वह मालूम पड़ेगा कि यह सरकार भी इस स्वाब अपने प्रताप के पक्ष में कभी नहीं रही। प्रताप का सही इतिहास कभी लोगों के सामने नहीं लाए। यहाँ तक उन्होंने कहा यह देश सावरकर का नहीं है, यह गांधी का देश है। गांधी तो सबके लिए, लेकिन वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बात उनसे कहलवाना या उनके द्वारा कहना आज इस सावरकर का अपमान है। जितना त्याग आज़ादी के आंदोलन में, जितने कष्ट सावरकर ने भुगते, उतने कष्ट तो किसी कांग्रेसी नेता ने भी बख्शे। 2 आजीवन कारावास होना, वहां कोलू के बैल की जगह उनको व्यक्ति को चला करके तेल निकलवाना, यानी इस प्रकार का दृश्य मैं आंखों के सामने कोई भी कांग्रेसी नेता बता दे कि जिसको जेलों में इतनी यातनाएं अंग्रेजों ने दी, वो तो उनके आती नहीं। तो उनके त्याग और समर्पण को नकारते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देकर के उन्होंने हमारे वीरों का राहुल गांधी ने अपमान किया है। महाराणा प्रताप के बारे में भी उन्होंने जिस प्रकार का कहा है, जो कांग्रेस यहाँ की मानती नहीं है, इस प्रकार का जो देश का दृश्य खड़ा हुआ है प्रदेश का, मैं समझता हूँ कि आज चारों ओर शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से अराजकता है,
शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का आज न शिक्षण हो रहा है, शिक्षक परेशान है कि उसकी डीपीसी नहीं हुई, आज युवा परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी परेशान है, उसके अध्यापक नहीं है, और इस प्रकार के बच्चे परेशान हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा है, ड्रेस के लिए उसको मजबूरन अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा आज दृश्य कुशासन और अराजकता और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सरकार है, जिसका हम अलग घर घर जगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ आपके माध्यम से भी ये बातें आम जन तक जाए तो निश्चित रूप से कहीं इनको अकल आए। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं लगती कि सरकार कोई सुनेगी। यह तो केवल अपनी सुरक्षा, अपनी कुर्सी बचाने में अशोक गहलोत लग रहे हैं। एक कुर्सी पे चिपका रहना चाहते हैं, दूसरा कुर्सी पे आना चाह रहे हैं। तो इन दोनों के झगड़े मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी अपनी पार्टी के व्यक्ति को इस तरह से गद्दार निकम्मा कहे और दूसरे दिन हाथ दोनों मिलाते हुए खड़े दिखें। ये एक नाटकीय को जनता समझ चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी जनता इनको विदा करने की तैयारी करी है। हमें जिस तरह से इस रथ यात्रा को, जन आक्रोश रथ यात्रा को जो हमें समर्थन मिल रहा है, मैं समझ अभूतपूर्व समर्थन है। आम जन बिल्कुल तैयार बैठा है, मौका मिले तो शायद बहुत जल्दी इनको विदा करें। और जिस प्रकार की परिस्थितियां लगी है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के यहाँ से जाने के बाद इन दोनों के ओर जो जिस प्रकार का युद्ध चल रहा था वो वापस चलेगा और कभी भी कोई ना कोई राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता है। एक साल इन्होंने जाओ एक देखो, इसकी पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास इन चीजों से सबसे जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पुराना मिल्खा सिंह और वो दूसरे एक मंत्री, क्या नाम उनका, उस समय कांड अभी जो जेलों में थे अब बाहर आए हैं, उसके पहले बाबूलाल, कई प्रकार के नाम अखबारों में आते रहे। तो इस प्रकार की घटना यदि हो तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसकी जांच होने के बाद ये जांच सही पाए जाते हैं तो तुरंत अशोक गहलोत को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि शिक्षा क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में जन के अंदर एक नैतिकता का वातावरण बने। राहुल गांधी की यात्रा है यहाँ पे, गुजरात और हिमाचल के चुनाव में अब प्रेडिक्ट लेने की मोड़ ऐसी चल रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट करके क्या कि सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे। ऐसे में अब सचिन पायलट जो युवा नेता है, जो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं कि वो भारी पड़े अशोक गहलोत। इस पर आपका क्या? ऐसा है कि वैसे रघु शर्मा और अशोक गहलोत की तो सारा क्या हाल रहे गुजरात में, इसमें कोई टिप्पणी करना शायद उचित नहीं है। दोनों के वहाँ कहते थे कि राजस्थान मॉडल अपनाओ, तो गुजरात की जनता ने तो राजस्थान मॉडल को पूरी तरह नकार दिया और उस आधार पे उनके केवल आज तक जितनी बुरी गत कांग्रेस की हो सकती थी, मैं समझ 17 सीटें 16 सीटें शायद आज तक कांग्रेस उधर तक नहीं पहुंची। तो दुर्दशा पूर्णतः हुआ है। चाहे सफाया हुआ तो आज राजस्थान में भी अब वो मॉडल यहाँ की जनता भी पूरी तरह नकारेगी और वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक सचिन पायलट का प्रश्न है। और वहाँ पे इन दोनों की आपसी लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि जो लोग पहचान गए कि अशोक गहलोत ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को जब नकारा, निकम्मा कहा और अब जाके गद्दार कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते, जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? जनता इस पर किसी प्रकार का कोई विश्वास करने वाली नहीं। आपने एक बात बोली कि नर्सिंग काउंसिल में भी भ्रष्टाचार है, नर्सिंग कॉलेजों की फीस वगैरह, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रार जो है वो तो आपकी सरकार में भी ड्रीम पोस्ट पे था, वो कालीचरण जी के साथ ये क्या? कौन व्यक्ति कब गड़बड़ करेगा? हमारे शासन में तो मॉनिटरिंग ऊपर का कंट्रोल था। इन्होंने आते ही उसके साथ जब वसूली शुरू की तो उसने भी नीचे ध्यान देना बंद कर दिया। ये तो 4 साल में व्यक्ति और इनके कारण बिगड़ा, जिसके कारण से परिस्थितियां गड़बड़ हुई। अब कोई भी व्यक्ति हो, गड़बड़ है, उस शासन में कोई अफसर हमने तो नहीं करने दिया, लेकिन तो खुलेआम उनको करने दे रहे हैं। गुजरात तो आपको बधाई हो, गुजरात तो आगे आया। हिमाचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह जो है उसकी वजह से सत्ता हासिल चली गई। राजस्थान में क्या कुछ सीख लेगी राजस्थान या वैसी चलेगी? मतलब 84,000 आपकी शिकायतें आई मत अपने जो पेटी आपने लगा, लेकिन क्या वो यात्रा आपकी जो उपचुनाव वाले क्षेत्र से आसपास की निकली थी, वहाँ की शिकायतें आई कि वहाँ पर हालत आपकी बेकार है?
अधिकतर जैसलमेर की शिकायत तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ शिकायतें स्थानीय समस्याओं को लेकर के हैं, कहीं पानी की, कहीं सड़क की, और उसमें भी लोग समझ रहे हैं कि जब सड़कों की बात आती है तो मुख्यमंत्री जोधपुर के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हेलीकॉप्टर पे जाते हैं और जनता गिर रही है। तो जनता ने ये भी लिखा है, कुछ मैंने उसको पढ़ा, कि हम तो टूटी फूटी सड़कों पे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और हम लोग जहाँ तक आपने हिमाचल का प्रश्न पूछा, मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा फ्री। हिमाचल के अंदर वहाँ पे हमेशा आज तक की परंपरा रही है, एक बार उसकी एक बार इसकी। शायद उस परंपरा के अंतर्गत इस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ की बनी और उसके कारण से, और कांग्रेस भी केवल 35 में बहुमत आता है, 5 ही सीटें उसकी ज़्यादा है, तो और वहाँ पे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके कारण हुआ है। और राजस्थान एक मुखी होकर के चल रहा है, राजस्थान का नेतृत्व है और राजस्थान केंद्रीय हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि आपको बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक मुखी होकर के इस सरकार को ऐसी विदाई देंगे कि गुजरात से भी मेरे को लगता है ज़्यादा प्रतिशत राजस्थान में बीजेपी की सीटें आएंगी। देवनानी जी, बीजेपी का हमेशा जो नारा रहता है कांग्रेस मुक्त देश, तो सामने गुजरात में भी विपक्ष में आ गया, यहाँ हिमाचल में भी फुल बहुमत से आ गया, यहाँ की उपचुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस आ गया, तो आपके मुक्त कांग्रेस हिंदुस्तान का नारा गया कहाँ? कांग्रेस मुक्त नारा जो आप देते हो रहा है ना धीरे धीरे। आप बताओ कि पिछले जब 2014 से लेकर के ये यात्रा चली है, जहाँ जहाँ कांग्रेस कितने प्रांतों में थी और अब कितने प्रांतों में पहुंच गई है। शायद अब ये 3 प्रांत हो गए, 2 अभी है, 2 तो पिछले साल विदाई होंगे। तो एक छोटे से प्रांत को लेकर के क्या उसको कांग्रेस मुक्त नहीं कहेंगे? जनता तैयार बैठी है, वो कांग्रेस मुक्त राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो बनने जा रहा है। आप कुछ देखो, हमारा फोकस ये होगा कि जो सरकारी स्कूल हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। हमने सुधार किया था तो 12 लाख नामांकन भी बढ़ा, 26 नंबर से दूसरे नंबर पे भी आए। बोर्ड के जो रिजल्ट थे वो 57% से 80% तक भी पहुंचे। जब आप स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराओगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो फिर विद्यार्थी कोचिंग के लिए नहीं जाएगा या कम जाएगा। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जाता अलग विषय है, लेकिन रेगुलर पढ़ाई के लिए न तो वो जाएगा। हमारी सरकार आते ही हम इस सारी जो अराजकता है और जो गुणवत्ता के साथ माहौल उठा है उसको हम निश्चित रूप से सुधारेंगे। पहले तो हम दूसरे नंबर पर लाए थे, अब कोशिश करके हम राजस्थान में इसको पहले नंबर पर लाएंगे। देवनानी जी, मेरा सवाल है था, अभी आपने ऋण घोटाले की बात करी, शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया। पिछले दिनों डोटासरा जी ने कहा कि 3.5 साल पहले तो खूब फटकारा लगाया, राठौर और बीजेपी ऐसे बोलती रहती है। देखो, इनकी तो मिली भगत है। ये सब डोटासरा जी इसलिए कह रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आरपीएससी में जिस प्रकार से उनके घर वाले वहाँ पे सेलेक्ट हुए और जिस प्रकार से सीकर की एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसमें रोल बताया गया, और अभी भी सीकर की एकेडमी का कई जगह जिक्र आता है। मैं समझता हूँ कि यदि डोटासरा भी यदि सुभाष गर्ग के साथ मिले हुए हों तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता इनके फटकार लगाएगी, जनता इनको ऐसे फटकार लगाएगी। जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसकी सीबीआई से पूरी रीट की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा वो जेल जाएगा। थैंक यू। है